हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा दिया जाए, तो हम आपका बैक टू बैक क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है तो इसको हम किस तरीके से आंसर करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इससे पहले हमने लगभग 4 वीडियोज अपलोड कर दिया है आपके BA सेकेंड ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर नंबर 2 से रिलेटेड, जिसमें हमने जो है 2 चैप्टर आपके कंप्लीट कर लिए हैं उन 4 वीडियोस में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं BA सेकेंड ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर 2 का चैप्टर नंबर 3। एंड इसमें हमें चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना क्या है, प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति। यानी कि हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इस मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न भारत को छोड़ करके हमारा जो प्राचीन भारत रहा है, इसमें स्त्रियों की जो स्थिति है वो टाइम पीरियड कैसी रही है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो दोस्त, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज एक बार, अगर आप पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल पे विजिट करो। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बेहतर है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी इससे हेल्प हो सके और वो लोग भी यहाँ तक पहुँच सकें और वो भी अपनी पढ़ाई को और भी इफेक्टिव तरीके से कर सकें। तो आओ बात करते हैं आज हम प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति। तो देखोगे, अगर आप प्राचीन भारत से पूरी हिस्ट्री उठा करके देख लोगे तो प्राचीन भारत में जो है ना, नारियों को की स्थिति अपने आप में बेहतर थी। नारियों को हमेशा से ही पूज्य योग्य समझा गया था कि नारियों की पूजा होनी चाहिए। कहा जाता है ना, यत्र नारी पूज्यते, कि मतलब जहां पर नारी की पूजा होती है ना, वहां पर एक बेहतर समाज बनता है, एक बेहतर जो है वहां पर देवता बसते हैं। कहते हैं यत्र नारी पूज्यते देवता बश्यते, ऐसे कुछ है, मुझे पूरी तरह से वो श्लोक याद नहीं है, बट कहने का अर्थ यही है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता का वास होता है, देवता बसते हैं। मतलब इस तरीके से इंपॉर्टेंस दिया गया था नारी को। तो एक तरीके से अगर आप प्राचीन भारत में बात करोगे तो नारियों को लेकर के ये पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन अब हम देखते हैं टाइम टू टाइम क्या कैसे कौन सी चीजें चेंज होती रही और नारियों की स्थिति प्राचीन भारत में पूरा जो एक सीरीज है उसमें क्या क्या चीजें आई। तो देखो, सबसे पहले अगर आप बात करोगे प्राचीन भारत का, तो सबसे पहली चीज आएगी आपके माइंड में प्राचीन भारत की, हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की दशा काफी बेहतर था। उनको हर एक चीज में उनको हिस्सा मिलता था। ऐसा मतलब जो भी चीजें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी चीजें हम खुदाई के माध्यम से जान पाते हैं और उसको देख करके बिना संकोच ये कहा जा सकता है कि स्त्रियों की दशा काफी बेहतर थी। क्योंकि जब खुदाई में कई सारे सिक्के मिले, कुछ सिक्के ऐसे मिले जिन सिक्कों पर 7 स्त्रियां थी और उनके सामने एक बकरा था, जिसको देख करके पुरातत्वविदों ने बताया कि यहां पर जो महिलाएं हैं इनको ये बकरा बलि दिया जाता है, यानी कि इनकी पूजा की जाती थी। तो इस लेवल पर मतलब वो इंपॉर्टेंस थी स्त्रियों की। तो इस तरीके से कई सारी चीजें वहां पर निकल कर आई, मूर्तियां निकल करके आई स्त्रियों की, जिससे कि पता चला कि मूर्तियों के माध्यम से भी स्त्रियों की क्या होती थी, पूजा होती थी, एक रिस्पेक्ट थी, एक इज्जत थी, एक लेवल था। ओके, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदलता गया, समय आगे बढ़ता गया और आया ऋग वैदिक इरा। ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल में नारियों की स्थिति के बारे में आपको कहां से पता चलेगा, ऋग्वेद से पता चलेगा। तो ऋग्वेद में भी हमें पता चलता है कि नारियों की जो स्थिति थी वो काफी उच्च थी। नारियों को शिक्षा का, धर्म में भाग लेने का, सोसाइटी में भाग लेने का, प्रदा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड तक एक आइडियल सिचुएशन था जहां पर स्त्री पुरुष दोनों को एक समान जो है रिस्पेक्ट दिया जाता था, एक समान उनकी इच्छा, मतलब जो भी चीजें थी सभी में समान रूप से वितरित था, सभी को समान अधिकार दिए गए थे। यानी कि कहा जा सकता है कि उस टाइम पीरियड पर भी स्त्रियों की स्थिति काफी उच्च लेवल की थी, अच्छी थी, उनको समाज में एक बेहतर स्थिति प्राप्त था। ऋग वैदिक काल के बाद आता है नेक्स्ट इरा, जो आता है आपका उत्तर वैदिक युगीन काल। उत्तर वैदिक युगीन काल मतलब कि वो युगीन, यानी कि जो वैदिक काल के बाद का जो युग चला, वैदिक काल के बाद का जो टाइम पीरियड आया, उसको कहते हैं उत्तर वैदिक इरा। इस इरा में भी महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। इनको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ था, उनको समाज में अपना योगदान देने का अधिकार मिला हुआ था। मतलब कह सकते हैं जो वैदिक इरा था उसके अधिकार से धीरे धीरे अभी जितना भी इधर आप बढ़ते जाओगे ना, अधिकारों में कमी आती चली जाएगी, थोड़ा सा मानसिकता में, लोगों की सोच में कमी आती चली जाएगी। अब आप देखोगे उत्तर वैदिक इरा में तो ठीक ठाक था सारा कुछ, सामाजिक स्थितियाँ लगभग वैदिक इरा की तरह ही थी। बस धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो स्थितियां 100% था वो 90% बचा। एंड इसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। जो महाकाव्यकालीन साहित्य है, महाकाव्यकालीन साहित्यों से हमें पता चलता है कि स्त्रियों की दशा क्या हो रही थी, निम्न होती जा रही थी। मतलब कह सकते हैं एक मिश्रित दशा थी स्त्रियों की, ना अच्छी ना बुरी,
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी या बहुत बुरी थी। स्त्रियों की दशा एक मिश्रित दशा थी, जहां पर मतलब कि धीरे धीरे पर्दा प्रथा इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया था, बाल विवाह स्टार्ट हो गया था। विवाह में दहेज जो स्त्रियों की मतलब जो संपत्ति थी वो दहेज माना जाता था कि स्त्रियों की संपत्ति है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या हो गई, महाकाव्य युगीन तक ये चीजें समाज में आ चुकी थी और स्त्रियों की दशा इस लेवल पर हो गई थी। शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो एजुकेशन केवल जो बड़े घरों की लड़कियां होती थी, बड़े घरों की स्त्रियां होती थी, उन तक ही शिक्षाएं सीमित थी। उसमें भी नृत्य जो है संगीत का कला हो गया, जो उनके मतलब बेसिक कलाएं थी वो केवल बड़े घरों की स्त्रियों तक ही सीमित थी। छोटे घरों की स्त्रियों को इन सब चीजों से बहुत दूर रखा जाता था, वो केवल घर में खाना बनाने काम करने के लिए ही रहती थी। इसके बाद आता है अगला जो युग आपका बौद्ध साहित्यों में स्त्रियां। बौद्ध साहित्यों में स्त्रियों के बारे में बात किया जाए तो इनकी जो दशा थी बौद्ध साहित्यों में, तो बौद्ध साहित्य में स्त्रियों की दशा थोड़ा सा दयनीय दिखाया जाता है। यानी कि कई टाइम पीरियड तक तो बौद्धों में, भिक्षुकों में स्त्रियों को घुसने तक की इजाज़त नहीं थी। काफ़ी बाद में बुद्ध ने इजाज़त दिया कि औरतें भी आकर के दीक्षा ले सकती हैं, और भी समाज में उनका जो शिक्षा का अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उनमें मतलब बड़े घरों की जो स्त्रियां थी उनको कुछ तो एजुकेशन, मतलब आप देखोगे अभी आज के टाइम पीरियड देख लो या फिर कभी भी टाइम पीरियड आप उठा करके देख लो, जिसके पास पैसे रहे होंगे या बड़े घरों के लोग थे, उनको हर एक सुख सुविधा मिल सकता था, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, मतलब वो उतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देता है। फर्क दिखाई देता है आपको मेन समाज में, आम समाज में, लोगों में दिखाई देता है वो चीज़। बड़े घरों के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ऐसे ही स्थितियां धीरे धीरे बन रही थी। उसके बाद आता है आपका मौर्य युगीन काल। मौर्य युगीन काल में स्त्रियों की दशा एक इस तरह से कह सकते हैं धीरे धीरे दयनीय होती जा रही थी। स्त्रियों की दशा में गिरावट आ रही थी, शिक्षा का अधिकार खत्म हो रहा था। अब उनको केवल घर तक ही सीमित रखा गया था, घर की बाउंड्री तक। पर्दा प्रथा बढ़ रहा था, बड़ी तेजी से पर्दा प्रथा का प्रचार हो रहा था। बाल विवाह तो हो ही रहे थे। तो ये सारी चीजें मतलब समाज की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जो अधिकार है वो पिता की संपत्ति में केवल बच्चों का अधिकार रह गया था, मतलब लड़कों का अधिकार रह गया था, लड़कियों का अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे आप सती प्रथा देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। ये तो आप देखोगे सती प्रथा ये आपके महाकाव्य काल से ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका था, बट यहाँ तक आते आते मौर्य युगीन में ये चीज़ की बड़ा भारी तौर पर वो चीज़ें होने लगी। समाज में ये सारी चीज़ें आम तौर पर दिखाई देने लगी एंड मतलब एक तरीके से दयनीय स्थितियां बढ़ती जा रही थी। उसके बाद आता है आपका स्मृति काल। स्मृति काल में भी स्त्रियों की स्थिति क्या हो रही है, दयनीय होती चली जा रही है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर के चाहे आप गुप्त और गुप्तोत्तर की बात करोगे, ये सारी जगहों पर स्त्रियों की दशा क्या हो रही थी, थोड़ा सा मतलब डाउनफॉल। आप अगर मतलब इसको अलग अलग वैरायटी से भी देखा जा सकता है कि अगर स्त्रियों को घर तक रखा जा रहा है तो किस एक जो इंडिपेंडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हाँ मतलब कि उनकी स्थिति खराब थी। एंड दूसरा जो उस समय समाज का पॉइंट ऑफ व्यू था ये था कि उनकी सिक्योरिटी, सुरक्षा, कि मतलब वो जैसे एक स्त्री है वो जब बड़ी हो रही है तो वो क्या होगी, उसके संरक्षक के लिए उसका फादर होगा, उसकी शादी हो जाएगी तो उसके संरक्षक के लिए उसका पति होगा, वो बूढ़ी होने लगेगी तो उसके संरक्षक के लिए उसका पुत्र होगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी थी उस समाज में, यानी कि समाज जो धीरे धीरे बढ़ रहा था उसमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रही थी, क्योंकि चारों तरफ आप देखेंगे मार काट का माहौल था, राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, एक दूसरे से लड़ाई करते थे, मतलब एक तरीके का पूरा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था और इसमें स्त्रियों की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही थी। तो इसलिए इन सेंस को यूज करते हुए लोगों ने धीरे धीरे क्या हुआ था, स्त्रियां घर तक ही सीमित होती चली जा रही थी। ओके, तो इस तरीके से पूरा आपका मॉडर्न एज तक चलता है। जो आप देखोगे इस्लामिक जो आक्रमण हुआ वहां से लेकर के लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी तक स्त्रियों की दशा धीरे धीरे दयनीय ही होती रही। फिर जब मॉडर्न एज आया, हमारे भारत का संविधान बना, फिर भारत का संविधान बनने के बाद बहुत सारे अधिकार, मतलब लगभग सारे अधिकार दे दिया गया। लड़की लड़का एक समान, जो भी नारे आपने सुनते हैं सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और इस तरह से धीरे धीरे अभी तो स्त्रियों की दशा ऐसी है कि वो जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकती हैं अपने जीवन में। वो जो चाहती हैं, अगर उनके अंदर इच्छा है कि मुझे कुछ करना है तो कोई अभी रोकने वाला उनको नहीं है, वो कर सकती हैं। अभी भी समाज मतलब एक तरीके से है, लेकिन अगर उनके अंदर उन्होंने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है तो वो कर सकती हैं। समाज उन पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता या डायरेक्टली रोक नहीं सकता है। ओके, तो ये था बेसिकली प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति का। हमने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा चीजें समझ लिया है। तो अगर इस एग्जाम में आपसे पूछ लेता है प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति के बारे में विस्तार से बताइए, तो आप धीरे धीरे ये टॉपिक्स आप याद कर लेंगे कि इतने इतने टॉपिक्स में धीरे धीरे क्या करेंगे, धीरे धीरे डिग्रेड करते हुए आप दिखा सकते हैं कि पहले अच्छी थी, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कमी होती चली गई। तो आप ये सारी चीजें दिखा सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पे आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो ये चीज आपके साथ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।